गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे बायोलॉजी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपोजिट फिश कल्चर हम लोग ने पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? Fishes in composite fish culture do not compete for food. जो भी फिश कल्चर में कंपोजिट फिश होती है वो कभी भी फूड के लिए compete नहीं करती हैं। The food available in different zones of pond is utilized. और क्या होता है, ponds के अलग अलग zones में different zones में food available होता है, जिसको वो क्या कर सकती हैं, easily utilize कर सकती हैं। The crabs consume only aquatic weeds. जो crabs होते हैं वो सिर्फ क्या कंज्यूम करते हैं, aquatic weeds को कंज्यूम करते हैं। 6 different types of fishes are reared together. तो इसीलिए एक साथ 6 different type of fishes को हम क्या कर सकते हैं, rear कर सकते हैं। It gives high yield, very high yield, और इससे क्या होता है, जिससे बहुत ज्यादा अच्छी फिशेस की मार्केटिंग मिल जाती है। The problem with composite fish culture are, अब जो प्रॉब्लम्स हैं composite fish cultures की वो क्या है? Many of these fishes breed only during monsoon. इसमें से कई सारे फिशेस हैं जो कब ब्रीड करती हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के टाइम पे ब्रीड करती हैं। There is lack of availability of good quality seeds. और वहाँ पे क्या हो जाता है, जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है। To ensure supply of good quality seeds, fishes are bred in ponds using hormonal stimulation. जब भी हमें अगर गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए होते हैं, तो जब भी पॉन्ड्स में फिशेस को ब्रीड करते हैं, तो क्या यूज किया जाता है, हार्मोनल स्टिमुलेशन का यूज किया जाता है। Increase in the production of fish, shellfish, prawns, crabs and shrimps through culture fishery have brought a revolution. जब फिश प्रोडक्शन का इंक्रीज करा गया तो फिश को, शेलफिश, प्रॉन, क्रैब, श्रिम्प, इनको क्या किया गया, एक साथ कल्चर किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया। This revolution in fish food is called a blue revolution. इसीलिए जब भी फिश फूड का रेवोल्यूशन का नाम आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करता है, फिश प्रोडक्शन से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंड्यूस फिश ब्रीडिंग। अब फिश ब्रीडिंग को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? फॉर कंपोजिट कल्चर, एग्स ऑफ डिफरेंट फिशेस आर नीडेड इन प्योर फॉर्म। जब डिफरेंट फिशेस को कल्चर करना होता है तो जो हमें एग्स चाहिए होते हैं वो किस फॉर्म में चाहिए होते हैं, प्योर फॉर्म में चाहिए होते हैं। दे आर कलेक्टेड बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, और उनको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के फॉर्म से कलेक्ट कर सकते हैं। The sexually mature female and male fishes of the same species are induced simultaneously to lay eggs and release sperms at the same time in the same culture ponds. जो मैच्योर फीमेल्स होती हैं, मैच्योर मेल्स होते हैं, वो जिस भी लेक या पॉन्ड में वो कल्चर कर रहे होते हैं उसमें क्या करते हैं, मेल स्पर्म्स को रिलीज करता है और फिशेस एग को रिलीज करती है। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। Gonadotropin hormone is injected in mature fishes to stimulate their gonads. और जो भी gonadotropin hormones होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है मैच्योर फिशेस में, ताकि वो क्या स्टिमुलेट करे, उनकी जो गोनाड्स हैं उनको स्टिमुलेट कर सके। The fertilized eggs are called fish seeds. जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको फिश सीड्स के नाम से जाना जाता है।
They are collected in small vessels and released in different ponds or reservoirs. और उनको क्या किया जाता है, एक वेसल में कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट पॉन्ड्स और लेक्स में उनको रिलीज कर दिया जाता है. These vessels are called it hatching hopper. और ये जो वेसल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन वेसल्स को हम हैचिंग हापा बोलते हैं. As like shown in figure 1.21, तो आप लोग देखेंगे जैसे आपको ये फिगर शो कर रहा है, ये है आपका हैचिंग हापा. ठीक है, they contains oxygen packing in polythene bag and are half filled in water. ये कैसे होते हैं, ये एक पॉलिथीन बैग की तरह होते हैं जो पानी में जो वाटर से हाफ फुल होते हैं. The eggs hatch into hatchlings. जो भी एग्स हैच होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको हैचलिंग बोला जाता है. They grow into fish fries. और वो किसमें ग्रो करते हैं, फिश फ्राइज में ग्रो करते हैं. They are transferred to nursery ponds and then to rearing ponds as fingerlings. और उसके बाद में उनको किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, नर्सरी पॉन्ड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद में उनको फिंगरलिंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है. दे ग्रो इनटू अडल्ट. और इस तरीके से क्या होता है, वो अडल्ट में ग्रो कर जाते हैं. The increase in the production of fish includes fish shell, prawns, crabs and shrimps has resulted in a blue revolution. और जहाँ पे आपका फिश प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें एक रेवोल्यूशन आया. फिश प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या है, रेवोल्यूशन आया और इस रेवोल्यूशन को बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस. अब इकोनॉमिकली फिशेस का क्या इम्पोर्टेंस है हम उसको पढ़ेंगे. फिशेस प्रोवाइड फूड. फ्लैश इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड बी कॉम्प्लेक्स. तो जो फिश है ये क्या है, मेनली फूड प्रोवाइड करती है और इसकी जो स्किन होती है ये किसके लिए, कौन से विटामिन का सोर्स है, ये विटामिन ए, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स का काफी अच्छा सोर्स है. फिश लिवर ऑयल इज वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी. जो फिश का लीवर ऑयल होता है वो किसमें काफी रिच होता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी में काफी अच्छा रिच होता है. शार्क स्किन इज यूज्ड एज लेदर. और जो शार्क की स्किन होती है उसको लेदर के लिए यूज किया जाता है. Other byproducts of fishes are fish meal, fish guano, fish flour, fish soluble, fish glue, isinglass, etc. और इसी तरीके से क्या है, फिशेस के भी कई सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. अब नेक्स्ट आता है एनिमीज एंड डिसीजेस ऑफ फिशेस. अब फिशेस के भी एनिमीज और डिसीज हैं, वो कौन कौन से हैं. Snake, frogs, birds, and even bigger fishes are enemies of small fish. जैसे कि snakes हो गए, frogs हो गए, birds हो गई और even जो big fishes हैं वो भी किसके enemies हैं, small fishes की enemies हैं. Polluted water causes great harm to fish farming due to gill rot and pint rot diseases. और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो किसको हार्म करता है, फिश फार्मिंग को हार्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिशेस के जो गिल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उनको क्या होता है, उनको मतलब कि जो खतरनाक बीमारी होती है वो लग जाती है. इन्फेक्शियस पैरासिटिक न्यूरोलिसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जो फिशेस में डिसीज है जिसको इन्फेक्शियस पैरासिटिक न्यूरोलिसिस PIN बोलते हैं, ये किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है. फिर है आपका वर्बल हेमोग्राफिक स्पेक्ट्रमा इज कॉज्ड बाय वायरस. और दूसरी डिसीज है वो है कि आपकी वायरल हेमोग्राफिक स्पेक्ट्रमा VHS. ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है. अब नेक्स्ट आता है आपका BKK.
अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था फिश फार्मिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बी कीपिंग के बारे में। Beekeeping is an important agriculture enterprise. जैसे कि आपको पता है कि जो beekeeping है ये क्या है? Important agriculture enterprise है. The practice of keeping or rearing, caring and management of honeybees on a large scale for obtaining honey, bee wax and royal jelly is called apiculture. जब क्या करते हैं? बीज को हम रेस करते हैं, उनके ध्यान रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उनसे लार्ज स्केल पर उनको मैनेज करते हैं। उनसे जो हमें हनी, बी वैक्स और रॉयल जेली मिलता है उसी को हम एपीकल्चर बोलते हैं। The place where bees are raised is called apiary. और वो प्लेस जहाँ पे हम बीज को कैरी करते हैं, मीन्स बीज को हम रखते हैं, उस प्लेस को हम एपियरी बोलते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? हनी बी प्रोड्यूस हनी एंड स्टोर इन देयर बी हाइव। हनी बीज क्या करती है? बीज को प्रोड्यूस करती हैं और उसको अपने बी हाइव्स में स्टोर करती हैं। It is produced by worker bee by processing the nectar collected from flowers. और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर बीज प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करते हैं? फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और फिर उस नेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? हनी में कन्वर्ट करती हैं। Beside honey, other products of beekeeping are bee wax, bee venom, propolis and royal jelly. एक्सेप्ट हनी, बी के भी कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बी वैक्स, बी वेनम, प्रोलिसिस एंड रॉयल जेली। Beekeeping requires low investment and generates additional income. Beekeeping क्या करती है? Beekeeping में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है और क्या होती है? एडिशनल इनकम जनरेट हो जाती है। It can be carried out by farmers along with agriculture. और farmers क्या करते हैं? एग्रीकल्चर के साथ साथ बी कीपिंग को भी करते हैं। Bee helps in pollination. बी किसमें हेल्प करती हैं? बीज पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। Honey is used as a sweetener, as medicines along with Ayurvedic medicines and as antiseptic. और हनी को हम कैसे यूज करते हैं? स्वीटनर की तरह यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसमें यूज करी जाती हैं और एज वेल एज एंटीसेप्टिक्स के भी फॉर्म में हम क्या करते हैं? हनी को यूज कर सकते हैं। Honey is rich source of iron and calcium. Honey क्या है? Rich source है iron and calcium का। Honey is used as a blood purifier. और हनी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? ब्लड प्योरीफायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी। हनी बी की कौन सी कॉमन स्पीसीज है? जो हनी बी हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है? एक है आपका इंडिजिनियस स्पीसीज और दूसरा है आपका एक्सोटिक स्पीसीज। एक है आपका इंडिजिनियस स्पीसीज और दूसरा है आपका एक्सोटिक स्पीसीज। इंडिजिनियस स्पीसीज क्या है? 3 common ingredient species are used for beekeeping. Beekeeping के लिए 3 common ingredients का यूज किया जाता है। वो है आपका Apis screna indica, means Indian bee.
अगर समझ लीजिए कहीं पे भी इंडिका का मतलब इंडिका आया है, वर्ड इंडिका आया है, तो मतलब वहाँ जो जो भी रिलेटेड है वो इंडिया से ही रिलेटेड है। फिर दूसरा है एप्टिस डोर्साता, मतलब रॉकी। और लास्ट है आपका एपिस फ्लोरिया, मतलब लिटिल बी। ये क्या है आपकी, ये है आपकी इंडिजिनियस स्पीसीज। अब नेक्स्ट आता है हमारा एपिस मेलिफेरा। एक्सोटिक स्पीसीज में एपिस मेलिफेरा कॉमनली नोन एज इटालियन बी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इटालियन बी के नाम से जानते हैं। इज एन इटालियन स्पीसीज डोमिनेटेड इन इंडिया टू इंक्रीज हनी प्रोडक्ट्स। इनको क्या किया गया, इंडिया में पाला जाता है जिससे क्या हो सके, जो हनी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। इट इज प्रेफर्ड बिकॉज, इसको क्यों प्रेफर करा गया, इट इज जेंटल इन नेचर, ये नेचर में कैसी है, जेंटल है। It has high honey collection capacity and it's stingless. इसकी जो हनी कलेक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा है और जिसके स्टिंग्स है वो क्या है, कम है। It has more ability to protect itself from enemies. और इसमें more ability है कि क्या कर सके, अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। Polypheric queen with less swamping, और जो इसकी क्वीन है, पॉलीफेरिक क्वीन है, वो क्या करती है, लेस स्वैम्पिंग करती है। इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर बीहाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये क्या करते हैं, लंबे टाइम तक, क्या करते हैं, सेम बीहाइव में रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। अब बी कीपिंग में लेबर्स को कैसे डिवाइड करा गया है। हनी बीज आर सोशल polypheric conical insects which live in nest or hive. हनी बीज क्या है, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो कॉलोनी फॉर्म करके क्या करती हैं, साथ में रहती हैं। और किस में रहती हैं, बी हाइव्स में रहती हैं। The honey bees is a conical belongs to three castes and are differentiate to carry out different functions. तो जो बी कीपिंग है, मींस जो बीज हैं, ये क्या है, ये 3 टाइप्स की हैं। इनमें कास्ट है, 3 कास्ट हैं, और ये क्या करती हैं, अपने अपने कास्ट के हिसाब से अपना अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। तो फर्स्ट है आपका क्वीन बी। क्वीन बी क्या करती है, there is only one function, there is only one functional queen in each hive. हर एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन प्रेजेंट होती है। She is diploid fertile female, और ये क्या है, डिप्लॉइड फर्टाइल फीमेल है, which lays eggs and is associated with the increase of colony। जो क्या करती है, एग्स ले करती है और उसके साथ साथ क्या करती है, अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करती है। She is a supreme bee in the colony, और ये क्या है, अपनी कॉलोनी में सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है, क्वीन बी की है इसकी कॉलोनी में। फिर सेकंड आते हैं आपके ड्रोन्स। अब ड्रोन्स क्या करते हैं, दे आर हैप्लॉइड मेल्स,
ये क्या है, ये मेल्स हैं, हैप्लॉइड मेल्स हैं। दे आर स्मॉलर एंड स्टेरॉइड देन अ क्वीन बी। ये क्या है, क्वीन बी से छोटे होते हैं, मतलब कि क्वीन बी से सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। दे मेट विद क्वीन बी एंड आर लेटर ऑन पुश आउट ऑफ द कॉलोनी। ये क्या करते हैं, क्वीन बी के साथ मेट करते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, क्वीन मतलब कि जो इनकी कॉलोनी होती है उससे ये पुश आउट कर दिए जाते हैं, मीन्स हटा दिए जाते हैं कॉलोनी से। फिर थर्ड आते हैं आपके, जो लास्ट है वो है वर्कर बी। अब वर्कर बी क्या है, दे आर डिप्लॉयड स्टीरियल फीमेल्स। ये क्या है, ये डिप्लॉयड स्टीरियल फीमेल्स है। They function as worker collecting pollen, nurse the brood and queen and guard the hive। ये क्या करती हैं, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलन्स का कलेक्शन करना, नर्स करना, ब्रूड एंड क्वीन को मतलब कि संभालना, देखभाल करना, और जो उनका हाइव है उसकी देखभाल करना। तो ये किसका काम है, ये वर्कर बी का काम है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से जो बीज हैं इनका डिवीजन करा गया है, ठीक है। जिसमें से जो बी क्वीन है ये फीमेल है, डॉर्मेस मेल है, और ये कौन है, ये फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन कैसे होता है, द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, हनी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है, quality of honey depends on flora or prestige available to honey bee for collecting nectar and pollen। जो उनकी जो भी वो हनी फॉर्म करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्लोरा पे डिपेंड करती है, जो वो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं। फ्लोरा मतलब हो गया जो प्लांट्स जिनसे वो पॉलेंस और नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, उस फ्लावर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रेस्टिजियस एब्लेटर। और जो हनी का टेस्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में उन्होंने हनी का फॉर्मेशन किया है। और जो उनका प्रेस्टिजियस मीन्स जो भी उनको नेक्टर या फिर जो भी रॉ मटेरियल है बी हनी फॉर्मेशन के लिए उनको जो भी मिला है उस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, almond honey of Kashmir tastes better and it's considered superior। अगर एग्जाम्पल लें, जो कश्मीर का आलमंड हनी है वो क्या किया गया है, उसको अच्छा मीन्स बेटर क्वालिटी मानी गई है हनीज में, और मीन्स उसको अच्छी मतलब सुपीरियर क्वालिटी दी गई है, मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी मानी गई है। फिर yields of honey depend on the duration of the availability of flora। और जो yield है मीन्स हनी है वो किस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि जो फ्लोरा है वो कितने टाइम तक उसने क्या किया है, फूल जो फ्लोरा है वो फ्लोरा अवेलेबल है किस ड्यूरेशन में, किस टाइप का जो फूल है प्लांट है वो अवेलेबल है, वो कैसा वो नेक्टर और पॉलन बीज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर the abundance of flora and longer duration of its availability influence the quality and quantity of honey। जब क्या होगा, फ्लोरा को लॉन्गर ड्यूरेशन तक इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में भी अफेक्ट आएगा। A good apiary has the availability of species of flora in the vicinity within 1 to 2 kilometer radius।
एपियरी के आसपास जो बीज हैं, जो पेशर्स की फ्लोरा की अवेलेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 to 2 किलोमीटर तक होनी चाहिए। अगर जो बीज हैं वो आसपास ही, फ्लोरा के आसपास ही क्या करेंगी, वो उसको नेक्टर को, पॉलेंस को कलेक्ट करेंगी, तो वो क्या कर सके, उनको ज्यादा टाइम मिल पाएगा फॉर्मेशन के लिए, और इससे क्या होगा, वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी में हनी का फॉर्मेशन कर सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एपियरी। एपियरी इज द बी यार्ड विच बीज आर रियर्ड। एपियरी क्या है, ये बीज का घर है जिसमें क्या किया जाता है, बीज को रियर किया जाता है। इन इंडिया देयर आर अबाउट 9,800,000 beehives। इंडिया में कितने beehives हैं, 9,800,000 beehives present हैं। Beehives is a wooden box raised above or stand। beehives क्या है, ये एक वुडन बॉक्स होता है जो किस पे होता है, स्टैंड पे बना होता है। It consists of, जिसमें क्या होता है, a broad chambers for laying eggs। एक बड़ा चैम्बर होता है जिसमें क्या हो सकते हैं, एग्स को ले किया जा सकता है। A super honey chamber for collection and storage of honey। और एक सुपर हनी चैम्बर होता है जिसमें क्या किया जाता है, हनी को कलेक्ट और स्टोर किया जाता है। Beehives should be kept in open veranda or in garden of field where good pastures is available। और beehives को वहां पे केप्ट किया जाता है, ऐसी प्लेसेस पे केप्ट किया जाता है, ओपन बरांडास या ओपन गार्डन्स में केप्ट किया जाता है जहाँ पे उनको pastures इजीली अवेलेबल हो जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेस्ट ऑफ हनी बी। हनी बी के कौन कौन से पेस्ट हैं? कॉमन पेस्ट ऑफ हनी बीज आर वेब्स। जो कॉमन पेस्ट है हनी बीज का वो क्या है, वेब्स। वैक्स मोथ एंड मिट्स। वैक्स मोथ एंड मिट्स, these can be scared away either manually or exposing the hive to sun for raising its temperature। इनको हम कैसे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनको हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं या फिर इनको हम सन में कर दे, सन की रेस में कर दे, जिससे क्या होगा, जो उनका टेम्परेचर होगा, जो बीहाइव का टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा, और क्या होगा, इनमें जो भी रैप्स या वैक्स मोथ या मिक्स प्रेजेंट है वो हट जाएंगे। तो ये था आपका बी के पेज। तो बताइए ये सब आपको इतना आपको समझ में आया? तो ये जो हमने जितने भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या थे आपके, ये सारे आपके थे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन आ गया था आपका, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग। ओके, पिग फार्मिंग भी है, तो पिग फार्मिंग हमारे कोर्स में नहीं है। कौन कौन सा था, कैटल फार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा, बी कीपिंग के बारे में आपने पढ़ लिया, एंड लास्ट फिश फार्मिंग के बारे में आपने रीड किया है। ओके, तो इस पे आप क्या करिएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। So thank you students, so that's all for today।